हम लोग ये लिख इसलिए रहे हैं, कई बार अपने को प्रोसेस पता है पर लिखते समय मिस्टेक करते हैं। आंसर लिखने की बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम की कमी होती है। आगे कोरिलेट में गड़बड़ हो गया, एनालिसिस करने में गड़बड़ हो गया, कंक्लूड करने में गलत हो गया, पर भी तुमको कितना मिल गया, 2 से 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बेल्टेक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ये हमारे एग्जाम में कब आया था, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। हालांकि ये होना चाहिए था मिनिमम 5 से 6 नंबर का, पर आईसीआई का मूड चलता है, ये 3 नंबर का है। चलो अब पढ़ते हैं इसका बैलेंस शीट क्या बोलता है। सबसे पहले बोला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स का फंड, उसमें शेयर कैपिटल। पहला बोला ऑथराइज कैपिटल, ये हमारे कोई काम की नहीं होती, फट से आगे बढ़ जाओ। इसके बाद है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें बोला 8000 शेयर है, 12% प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपीज फुल्ली पेड अप। ओके, 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। मतलब ये शेयर कौन सा इक्विटी शेयर, पार्टली पेड अप। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस, ये है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, हमको एक बात तो मालूम है कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, बोनस शेयर। तो बोनस शेयर्स के हिसाब से हम लोग दिमाग लगाना चालू कर लेते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा ऊपर में ही था। ये हमारे पास 2 टाइप के शेयर्स है, एक है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। आपको क्या लगता है बेटा, हम लोग जो बोनस शेयर देते हैं वो दोनों को देते हैं कि केवल इक्विटी या केवल प्रेफरेंस? सुनाई नहीं दिया? प्रेफरेंस को कभी बोनस नहीं मिलेगा, बोनस केवल किसको मिलेगा, इक्विटी को। लेकिन एक कंडीशन क्या है बेटा, फुल्ली पेडअप होना चाहिए, जबकि ये शेयर्स कौन से हैं, पार्टली पेडअप। मतलब अभी तक तो सब घोटाला ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप ये बताओ, बोनस शेयर देने के सोर्सेस पढ़ा था आपने, बोलो बेटा कितना सोर्स है, 3 सोर्स। कौन कौन सा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर। अच्छा, किधर से नहीं दे सकते, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इनमें से नहीं दे सकते आप। चलो अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। इसमें बोला सबसे पहले जनरल रिजर्व दे सकते हैं क्या, हाँ। कैपिटल रिजर्व ना, सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ, पीएल अकाउंट हाँ, पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट ही तो है, फ्री रिजर्व है वो, तो इसमें से भी दे सकते हैं। बस पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग चालू होना चाहिए कि भाई किससे रिलेटेड पूछ रहा है, फिर हम लोग लिखना चालू करेंगे। इसके बाद में बोला फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी के पास 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, इसका तो कोई मतलब है नहीं अपने को, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का कोई ऐसा रूल नहीं है। कब होता रूल, अगर वो बोनस शेयर कब नहीं दे सकते, याद है, अगर डिफॉल्ट नहीं हो, डिपॉजिट का रिपेमेंट करने में, डिबेंचर का रिडम्पशन करने में, इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, और एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी ड्यूज। देखो ये जो मैंने आपको बोला ना कि डिफॉल्ट जो है ना वो सर पे चढ़ के नाचेगा बाद में आपके शेयर कैपिटल के टॉपिक पे, क्योंकि इतना कंफ्यूज जाएंगे कि कहां पे क्या डिफॉल्ट है, हवा ही नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या रिकमेंड किया मैंने, उसको पूरा समरी बनाते जाना, एक टेबल बनाते जाना, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2020 को कंपनी ने फाइनल कॉल किया ₹2 पर शेयर ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। समझ गए क्या हो गया, ये ₹8 था, कंपनी ने ₹2 और कॉल कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, फुल्ली पेडअप। तो ये कंपनी ने अच्छा काम किया, फुल्ली पेडअप शेयर्स हो गया, मतलब अब बोनस शेयर दिया जा सकता है। चलो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, केवल सिचुएशन दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल 2020। 25 अप्रैल को पैसा मिल गया आपको। देयर आफ्टर पैसा मिलने के बाद में द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय बोनस शेयर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर सेल्ड। 1 पे 4 का 4 पे 1 का बोनस दिया गया, एक बोनस देंगे 4 शेयर्स पे। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, 1/4। क्या बोलते हैं इसको, 1/4। तो कंपनी ने 1/4 का शेयर दिया, 1:4 का बोनस शेयर डिसाइड किया टू द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। तो अब बिल्कुल सही किया, क्योंकि पहले फुल्ली पेडअप हुआ, उसके बाद में आपने क्या किया, बोनस डिक्लेयर किया, मतलब एकदम कंपनी ने सही काम किया। यहां तक केवल सिचुएशन है। अब तुमको उसके बेस पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन के जितने पार्ट होंगे, अब जब आप आंसर देंगे तो आपका आंसर भी एबीसी के फॉर्मेट में होगा। यह बहुत ही ध्यान रखना है आपको। चलो अब पढ़ना चालू करते हैं। पूछ क्या रहा है आपको, पहला सवाल पूछा गया, विच ऑफ द अबव मेंशन सोर्सेस कैन बी यूज बाय द कंपनी टू इशू बोनस शेयर। ऊपर में से कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हम लोग बोनस दे सकते हैं, बन जाएगा आराम से। चलो सेकंड में देखो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम द रिजर्व्स टू द इशू ऑफ बोनस शेयर। कैपिटलाइज करना मतलब क्या होता है,
रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। भाई आप बोनस शेयर दोगे तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी ना आपका। तो रिजर्व को कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के कितना रिजर्व में से आप बोनस देंगे, वो पूछ रहा है आपको। और तीसरा नंबर, इफ द कंपनी डिड नॉट आस्क फॉर फाइनल कॉल ऑन 1 अप्रैल कैन स्टिल द बोनस शेयर्स कैन बी इशूड, नहीं दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। देखो आपको क्वेश्चन उसी टाइप का मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बस क्या होगा, हम लोग ये लिख इसलिए रहे हैं, कई बार अपने को प्रोसेस पता है पर लिखते समय मिस्टेक करते हैं। तो हर चीज का आंसर है कि बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा अभी एक बात बताओ मेरे को कि आपके दिमाग में क्या चला है, पहले मैं पूरा लॉ बता दूं फिर मैं आंसर दूं क्या, या मेरे को पार्ट टू पार्ट रेलेवेंट आंसर लिख के रेलेवेंट लॉ रेलेवेंट आंसर क्या करना चाहिए हम लोग को। बेटा जब भी आपको मन में अगर 3 पार्ट में क्वेश्चन है और तीनों अलग अलग रिलेटेड लॉ से है तो आप अलग अलग का आंसर दो। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये। मतलब पहले का लॉ लिख के आंसर, दूसरे का लॉ लिख के आंसर और तीसरे का लॉ लिख के आंसर। ये सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूं। आंसर लिखने की बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये तरीका अपना रहे जो कॉमनली रहेगा ना, तो आपके दिमाग में सेट होगा। कभी कुछ करोगे तो कुछ भी दिमाग में सेट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे जब हम लोग शुरुआत करेंगे, चलिए नोट कीजिएगा आंसर कौन सा नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 वहीं बाजू में लिख दो। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना, सेक्शन को रिकॉग्नाइज करना। तो अपन पहला लाइन लिखेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन। ये तो बेटा बाय डिफॉल्ट हैबिट डाल देना कि थोड़ा तेजी से लिखना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की कमी होती है और आपको समय इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप हर चीज को इंप्रूव कर पाओ। तो स्पीड तो बढ़ाना है, दिमाग में रखोगे तो बढ़ेगी स्पीड। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और उसके बाद सेक्शन 63 को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन वैसे तो कीवर्ड को हमेशा करना चाहिए, पर अगर मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देता हूं जहां पे जो तो अंडरलाइन होना ही चाहिए, पहले तो सेक्शन नंबर और फाइनल में जो कंक्लूजन आएगा वो। वैसे बीच बीच में भी जो कीवर्ड होते हैं ना, जो लॉ में लिखते समय, उनको भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए। पर अगर आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, बोलो, सेक्शन नंबर और कंक्लूजन। वो तो पक्का बेटा हर किसी को करना ही करना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ना स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक लॉ में लिख देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग ABC पार्ट स्टार्ट करेंगे। और वो बेसिक लॉ क्या मालूम, फुल्ली पेड बताओ, जो बोनस शेयर है वो किनको कौन सा बोनस शेयर देते हैं, फुल्ली पेड अप वालों को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दिया जाता है। तो एक लाइन पर लिख देते हैं और उसके बाद में फिर वो हम लोग जो ABC पूछा है उसके हिसाब से लिख देते हैं। ओनली फुल्ली पेड अप bonus shares can be issued to existing equity holder whose shares are fully paid up. By complying certain conditions. ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली बेटा ICA ने गलत 3 नंबर दिया है। ये 5 नंबर के हिसाब से मैं आपको आंसर लिखा रहा हूं, क्योंकि 5 नंबर से कम का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो जो लॉजिकल मैनर में हम लोग सीख रहे हैं लिखना, तो ये अपन ने बता दिया। और अब हम लोग को क्या करना है बेटा, सीधा सीधा ABC तीनों को लिखकर उसके आंसर देने। तो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर A। अगर 1 2 3 पूछेगा तो आंसर में भी 1 2 3 आना है। ABC बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा अपने को आंसर लिखना है। हाँ जी बेटा, A नंबर में बताओ क्या पूछा आपको बोला ऊपर में जो सोर्सेस मेंशन है उसमें से क्या यूज कर पाएंगे। तो पहले अपने को लॉ लिखना चाहिए। तो लॉ में अपन क्या लिखेंगे, नोट कीजिएगा। एक हेडिंग आप चाहो तो डाल सकते हो, सोर्सेस, मतलब जहां जहां पॉसिबल होना, तो मैं तो जरूर रिकमेंड करता हूं बेटा एक हेडिंग जरूर डालो आप। जैसे इसमें एक छोटा वर्ड मिल गया ना आपको, सोर्सेस, आप हेडिंग डाल दो। जहां पे कोई नहीं मिल रहा तो आप भले डायरेक्ट लिख दो, पर जहां मिल सकता है वहां पे हेडिंग डालो आप, ठीक है। सोर्सेस, बोनस शेयर्स
कैन बी इशूड आउट ऑफ फॉलोइंग सोर्सेस. फर्स्ट, फ्री रिजर्व्स, यहां तो अपन क्या लिखने वाले हैं, लॉ. सेकेंड नंबर, सिक्योरिटीज प्रीमियम. और थर्ड नंबर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ये तीन सोर्सेज अपने लिख दिया. अभी सीधा अपने को कनेक्ट करके आंसर देना है. देयरफॉर अब अपन सीधा क्या लिखेंगे, अच्छा किसमें से यूज नहीं करना है मत बताओ, आप क्या करना है वो बता दो. सफिशिएंट है, तीन जगह से दे सकते हैं. तो अगला पैराग्राफ लिखिए, देयरफॉर बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ, क्या क्या लिखा बताओ. इन्होंने जो वर्ड यूज किया ना वही लिखना है. क्या फ्री रिजर्व वर्ड है कि जनरल रिजर्व, देखो तो क्या लिखा है. हाँ तो अपन भी लिख देंगे क्योंकि जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता है. आउट ऑफ जनरल रिजर्व कॉमा सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सरप्लस इन पीएल अकाउंट. ये तीन जगह से में से बोनस हम लोग दे सकते हैं. ओनली वर्ड लिख दो भले, बस ये तीन जगह से हम लोग बोनस दे सकते हैं. कहां से नहीं दे सकते बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यहां से हम लोग दे सकते हैं. अपने बता दिया, ऊपर में लॉ बता दिया अपने. तो ये हो गया आपका ए नंबर खत्म. अब आते हैं बी नंबर, तो पॉइंट नंबर लिखिएगा बी. सेकंड नंबर में क्या पूछा देखो तो, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज. तो एक हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, ये लिखिए. हाँ, फ्रॉम फ्रीजर, ठीक है. तो इसमें क्या करें, पहले एक बार हम लोग ये निकालते हैं कि टोटल कितना, पहले मतलब कितना अपने को कैपिटलाइज करना है. तो बोनस शेयर्स निकाल लेते हैं. तो बोनस से देखो तो कितना लिखा है, पहले लिखिए अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स. अपने को बोनस शेयर्स का नंबर निकाल के अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले देखना पड़ेगा ना कितने रुपए का बोनस शेयर्स दे रहे हैं. तो कैलकुलेशन कर लो. हाँ जी बेटा, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, 90,000 शेयर्स है. शेयर्स कितने बेटा, 90,000 इंटू 1/4. 4 पे एक मतलब क्या हो गया, इंटू 1/4 कितना रहे, 22,500 लिखना बेटा शेयर्स. ये रुपीज नहीं है, क्या आ गया, शेयर्स. और हमको मालूम है कि शेयर्स फुल्ली पेड अप होते हैं. तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे बोलो, 10 रुपीज. एक शेयर 10 रुपए का है, तो रुपीज कितना हो गया, 2,25,000. मतलब हम लोग को 2,25,000 रुपए का शेयर्स देना है, 2,25,000 रुपए का शेयर्स देना है. अब एक पॉइंट में लिखता हूं, क्योंकि आपको 3 सोर्सेज दिए हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल है एक बार ये लिखना चाहिए अपने को. तो नोट कीजिएगा, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स. अमाउंट केवल बताओ मेरे को, 3 अमाउंट जोड़ना है अपने को. बताओ तो अमाउंट कितना कितना बेटा, 1,20,000 प्लस 25,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस 2 लाख का प्रॉफिट लॉस. टोटल कितना पैसा अपने पास है, 3,45,000 रुपए अपने पास अवेलेबल है. मतलब पैसों की कोई कमी नहीं अपने पास. हमको देना 2,25,000 पर अपने पास है कितना सोर्स, 3,45,000 पड़ा है अपने पास. तो अब हम लोग को पूछा क्या गया है, आपको ये पूछा गया है कि कितना फ्री रिजर्व में से देंगे. अच्छा एक सवाल है आपसे बेटा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रीजर है क्या, नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रीजर नहीं होता. तो अब अपने पास देखो तो बोनस देने के लिए कितना अपने पास है, सॉरी एक जीरो कम हो गया क्या, 1,20. हाँ तो नोट कीजिएगा, देयरफॉर अमाउंट अवेलेबल फ्रॉम फ्रीजर्स
तो अपने पास फ्रीजर कितने कितने का है, 1,20,000 प्लस 2 लाख, मतलब कितना अपने पास टोटल 3,20,000 रुपए का फ्री रिजर्व भी अपने पास है। पीएल भी तो फ्रीजर होता है ना, तो हमारे पास 3,20,000 रुपए का फ्रीजर है। और लेकिन क्या 3,20 पूरा कैपिटलाइज करेंगे क्या, नहीं, अपन तो बोनस कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं ना, तो आपको क्या पूछा कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, तो देयरफॉर अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इज इक्वल टू 2,25,000 रुपए। नहीं नहीं, बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन मत बनाओ, सुनो मेरी बात, ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा है कि पहले एसपी को यूज करना है, देर इज नो लॉ। हम लोग, सुनो मेरी बात, आप लोग कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अकाउंट को इधर घुसेड़ देते हो, देर इज नो सीक्वेंस नो लॉ। ये अलग बात है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, मालूम आपको, लॉजिक दे रहा हूं, एसपीए के लिमिटेड यूज है, जबकि फ्रीजर का कुछ भी यूज है, तो प्रेफर ये किया जाता है कि हम लोग एसपीए को पहले यूज कर लें, क्योंकि इसका लिमिटेड यूज है। भाई फ्रीजर तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, वो प्रेफरेंस की बात अलग है, पर अपने को उसको लॉ थोड़ी लिखना है। हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, कितना, अरे मैं चाहूं तो इससे भी यूज कर सकता हूं, कोई लॉ नहीं है कि पहले तुम एसपीए को यूज करो, देर इज नो एज सच लॉ। क्या होना चाहिए वो एक अलग बात है, पर लीगल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम 2,25,000 रुपए, आपको क्या पूछा कितना फ्रीजर को कैपिटलाइज कर सकते हो, मैं मैक्सिमम बताऊंगा ना, मैं इतना पूरा फ्रीजर को कैपिटलाइज कर सकता हूं। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, तीसरे में क्या बोला है, क्या बोला बेटा, अगर फाइनल कॉल नहीं होता तो क्या बोनस दे सकते थे क्या, तो एक काम कर लेते हैं अपन, यहां पे लिख देते हैं बोनस शेयर्स कैन बी issued to fully paid up issued on fully paid up shares only। केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स पे हम लोग बोनस शेयर दे सकते हैं। देयरफॉर इफ कंपनी डिड नॉट कॉल money on shares, then company can't issue bonus shares। नहीं तो उस केस में क्या करते अपन, टू द एक्सटेंड, हम क्या लिखते, इतना अमाउंट अवेलेबल है, इतना बोनस देना चाहती है, फिर हमारा आंसर क्या होगा कि इतना बोनस नहीं दे पाएंगे, यहीं तक दे पाएंगे, टू द एक्सटेंड। जैसे मान लो 2,25 आया, कंपनी 2,25 प्रपोज करी, लेकिन मान लो अपने पास 1.5 लाख का ही रिजर्व है, तो हमारा आंसर क्या होता कि कंपनी कैन इशू बोनस शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 150 ओनली। तो देखो एक चीज तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है बेटा, आपको कोई बहुत टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इसका, तो एग्जाम में यही चीजें क्या लगने लग जाती है, टफ लगने जाती है। बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है, तो ये रोज रोज करना है आपको। कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, बोल्ड दिया हुआ है आपको बेटा, पूरे सिस्टम से अवेलेबल है आपके पास, और एक क्वेश्चन आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। और दो चीज लिखते समय ध्यान रखना, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन क्या होता है ये चीजें जब तक बार बार नहीं बताओ ना तो दिमाग से स्किप हो जाता है। दो तीन चीज ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग का जो भी आपका पेन का जो भी ब्रांड है ना वो फिक्स हो जाना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपका स्पीड उसी से मेंटेन होगा। आप हर बार अलग अलग ब्रांड यूज करेंगे तो आपका स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए, योर ब्रांड मस्ट बी फिक्स, कि मैं इसी से लिखूंगा। खत्म होगा रिफिल, या तो रिफिल डलाऊंगा या नया पेन खरीदूंगा। आजकल तो रिफिल डालने का सिस्टम ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना, हम लोग के समय था। तो अब तो आप लोग नया पेन खरीदते हो, सीधा सीधा एक साथ पुड़िया में आ जाता है बहुत सारा, तो पुड़िया खरीद लो आप एक साथ, 5 की 10 की, है ना। तो ये सबसे पहले पेन फिक्स करो। और दूसरा कोशिश करना है कि लिखना भी किससे बेटा, ब्लैक पेन से, वो एक हैबिट डालो आप। भले आप बुक में एग्जाम्पल किससे भी लिखो, पर जब आंसर लिख रहे हो तो हैबिट क्या होना चाहिए, ब्लैक से लिखो आप, बेस्ट है पहला। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर आपको डाउट है,
आपको डाउट है कि यार कोई पर्टिकुलर प्रोविजन रेलेवेंट है कि नहीं, ये कई जगह फंसोगे आप। अरे थ्योरेटिकल अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन होगा ना, तो कई जगह फंस जाओगे कि अरे यार ये रिलेवेंट है कि नहीं, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा लिख देना, हमेशा क्या कर देना, लिख देना। क्योंकि कई बार क्या होगा, ज्यादा लिखने से कोई नंबर थोड़ी कटते, पर अगर आपको आईसीआई ने आंसर दिया, एग्जामिनर को उसमें लिख दिया और तुमने नहीं लिखा, तुमको लग रहा है कि यार रिलेवेंट हो सकता नहीं हो, तो तुम्हारा नंबर जरूर कट जाएगा। तो क्या करना है आपको, जहां डाउट है कि यार लिखो कि नहीं लिखो, तो क्या कर देना, लिख देना। और तीसरा नंबर, पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आपके पास मान लो बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलरेडी बहुत वास्ट है, अभी आप लिखोगे तो आपका समय, आपको लगता है बहुत टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो अब आपको कट शॉर्ट करना है। तो ध्यान रखना, कट शॉर्ट केवल और केवल किसको कर सकते हैं अपन, फैक्ट को, जो अपन क्वेश्चन को लिख दे, क्योंकि फैक्ट में कोई नंबर नहीं होता। आईसीआई जो स्टेप मार्क करेगा ना आपको, तो आपको अगर 5 नंबर का सवाल है तो 2-3 नंबर तो तुमको लॉ लिखने में मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर किस में मिलेगा, लॉ। इसलिए तो हम लोग क्या करें बेटा, पहले लॉ लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर लॉ देख के पहले तो तुमको 2.5-3 नंबर दे दे, वहीं पीछे तुमने कितना भी कबाड़ा किया हो, पर 3 नंबर तो मिल गए ना, समझ गए ना। आगे कोरिलेट में गड़बड़ हो गया, एनालिसिस करने में गड़बड़ हो गया, कंक्लूड करने में गलत हो गया, पर भी तुमको कितना मिल गया, 2 से 3 नंबर, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर कट शॉर्ट करना है ना, तो हमेशा किसको कट शॉर्ट करना, फैक्ट को, एकदम दिमाग में रखना। मतलब तुमको फैक्ट को कम से कम लिखना है, क्योंकि समय की कमी आएगी, आप बच नहीं पाओगे, आएगी, आप दुनिया को आई ना, आपको भी आएगी। तो वहां पे बचने का उपाय क्या है, फैक्ट को कम लिखना, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं देखता हूं जैसे कई लोग आंसर चेक कराते हैं ना, फैक्ट बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो उसकी वजह से उनका आंसर बहुत बड़ा हो जाता है। तो डोंट राइट, आपको बस 2 से 3 लाइन में ना मुख्य बातें लिखनी है आपको फैक्ट की, ठीक है।